Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as we know, we are discussing here the Labor Law Part 2, which is provided in the syllabus of LLB Honors 6th semester. In this subject, we were discussing in the last chapter in the last class the enactment, that is Payment of Gratuity Act 1972. In the Payment of Gratuity Act, we have already discussed the introductory portion, and we have also discussed the applicability of the act. We have discussed what is the gratuity. Okay, from today we will discuss the salient features of the Payment of Gratuity Act. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का हमने पर्पस भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये एक सोशल सिक्योरिटी इनैक्टमेंट है, ये भी हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेच्युटी टर्म कहाँ से आया है, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल दीज टर्म्स। सो फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स. ओके, then we will discuss the and other we will discuss the other concepts of the Payment of Gratuity Act, like eligibility for gratuity, how does it work, meaning of continuous services, and calculation of amount of gratuity. ठीक है, these are important points, so please इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सैलिएंट फीचर से। द फर्स्ट वन इज द एक्ट इज सेल्फ कंटेन्ड एंड एन एग्जॉस्टिव एक्ट एंड द प्रोविजंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एक्ट इज सेल्फ कंटेन्ड एंड एन एग्जॉस्टिव एक्ट। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड एंड एग्जॉस्टिव एक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट है। जब भी हम इंटरप्रिटेशन में देखते हैं स्टैचूट की, तो वहाँ पर हमें एक मतलब मिलता है इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब यहाँ है कंप्लीट। ठीक है, इट नीड्स नथिंग, या फिर कह सकते हैं इस एक्ट को किसी दूसरे एक्ट के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे वर्डिंग की ज़रूरत नहीं। तो ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट है, सेल्फ कंटेन्ड है और एक्सॉस्टिव है। ठीक है, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर इट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर एक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट सो फॉर एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद दिस एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्ट कोई भी दूसरा एक्ट है जो कि इस एक्ट के प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, तो वहाँ पर ये एक्ट प्रिवेल करेगा उसके प्रोविजंस पर। मान लीजिए कोई एक प्रोविज़न दिया हुआ है इस एक्ट में और किसी दूसरे एक्ट में भी उसी तरह का कोई प्रोविज़न दिया हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक्ट है या इस एक्ट का जो प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेगा ओवर द अनदर एक्ट। ओके, ये बात कही गई है पॉइंट 1 में। सेकेंड पॉइंट सेज द एक्ट इज़ फेयरली स्वीपिंग इन कवरेज एज इट अप्लाइज। मतलब कि स्वीपिंग इन कवरेज का मतलब बेसिकली सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को कवर करता है, ये सारी चीज़ों को लगभग लगभग सारे एसेंशियल पॉइंट्स को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आगे देखिए क्या लिखा है, एज इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स। कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, देखिए प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड बाई देम। मतलब कि चाहे जितने ज़्यादा नंबर में हो, इससे मतलब नहीं है, ये पूरे इन सारे एरियाज़ को कवर करता है, या इन सारी आप कह सकते हैं कि फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को कवर करता है। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि कम से कम 10 लोग होने चाहिए इस एक्ट के एप्लीकेशन के टाइम पर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कुछ भी फिक्स नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं, सब पर अप्लाई होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट सेज कि द एक्ट गिव्स अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ ग्रेच्युटी टू ऑल द एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडर्ड ऑफ 5 ईयर कॉन्टीन्यूस सर्विस एंड। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट देता है हर उस एम्प्लॉय को जो इस एप्लीकेशन में है एक्ट की। मान लीजिए कोई भी पर्सन किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में है और उस इस्टेब्लिशमेंट में एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो हर एक एम्प्लॉय को ये स्टैट्यूटरी राइट है इस एक्ट के अंडर में, अगर उसने 5 साल की सर्विस करी है, कि उसे ग्रेच्युटी मिले। ठीक है, एंड हु सर्विसेज एंड टर्मिनेटेड आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एक्ट। मतलब कि उसकी मान लीजिए उसने 5 साल की सर्विस करी है और इस एक्ट के आने के बाद उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, टर्मिनेट हुई है। अब टर्मिनेट कई तरीके से हो सकती है, सुपर एनुएशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है, डिसेबलमेंट हो सकता है, इन वजह से उसकी जॉब जा सकती है। तो अगर ऐसा है और ऐसा हुआ है इस एक्ट के आने के बाद, तो उसको ग्रेच्युटी मिलना उसका स्टैट्यूटरी राइट है, और वो स्टैट्यूटरी राइट इज़ प्रोवाइडेड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। ठीक है,
इसके बाद हम देखें अगर इसको कि .4 टॉक्स अबाउट the act provides both executive and quasi-judicial machinery for matters pertaining to nomination, determination and recovery of gratuity। मतलब कि ये बात कही गई है कि ये एक्ट जो है एग्जीक्यूटिव और क्वासी जुडिशियल मशीनरी दोनों टाइप के इसमें सिस्टम्स हैं, ठीक है। किन मैटर से रिलेटेड, नॉमिनेशन से रिलेटेड, डिटर्मिनेशन से रिलेटेड और ग्रेजुटी की रिकवरी से रिलेटेड। इसके बाद .5 देखें, उसमें इस मशीनरीज़ की बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव मशीनरीज़ कहाँ कहाँ पर हैं या क्वासी जुडिशियल मशीनरीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, जिस बारे में .4 को ही एक्सप्लेन किया गया है। .5 में आप देख सकते हैं द एग्जीक्यूटिव मशीनरी पर्टेन्स टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो किससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से, रिगार्डिंग ओपनिंग, चेंज और क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ नोटिस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी से पर्टेन करती हैं, रिलेटेड है। क्या क्या, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की ओपनिंग से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के क्लोजर से रिलेटेड, या फिर नोटिस के डिस्प्ले से रिलेटेड, या फिर रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस को लेकर, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी की तरह काम करती है इसमें, इन सब फंक्शंस को लेकर, ठीक है। अब आते हैं क्वाज़ाई जुडिशियल फंक्शन पर। वो क्या है, वो बेसिकली डिवाइड किए गए हैं एम्प्लॉयर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बीच में, ठीक है। किन चीज़ों को लेकर, जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी को लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी को लेकर, कोई कंप्लेंट है, तो फर्स्ट फोरम क्या है, फर्स्ट फोरम ये है कि आप एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देंगे। जब एम्प्लॉयर आपकी डिमांड को, ग्रेजुटी की डिमांड को डिक्लाइन कर देगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी को, तब आप उस एप्लीकेशन को लेकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पास जाएंगे। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहाँ पर एज एन क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी फंक्शन करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरह की मशीनरीज हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि 5th पॉइंट के फर्स्ट पार्ट में जिसका फंक्शन दिया हुआ है, और आप कह सकते हैं दूसरी है क्वाज़ी जुडिशियल मशीनरी जो कि 5th पॉइंट के सेकंड पार्ट में है, जिसके बारे में दिया गया है, ठीक है। 6th पॉइंट टॉक्स अबाउट द मशीनरी प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी रेस्ट विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मतलब कि जो कि रिकवरी से रिलेटेड मशीनरी होगी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दी गई है। 7 पॉइंट टॉक्स अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर पेमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेजुटी आर एप्लीकेबल बिफोर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द एपलेट अथॉरिटी। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर देगी अपना, ठीक है, ग्रेजुटी के पेमेंट को लेकर, या फिर ग्रेजुटी कितनी दी जाए, मतलब ग्रेजुटी दी जानी है कि नहीं इस चीज़ को लेकर, या फिर ग्रेजुटी कितनी दी जाए, इससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर होगा, जो भी डिटर्मिनेशन होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। देखिए पहले आप एम्प्लॉयर से मांगते हैं, एम्प्लॉयर अगर नहीं देता तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर वो चीज़, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का डिसीजन आपको सही नहीं लगता है तो आप कहाँ जाएंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, जो कि डेफिनेशनल क्लॉज में दी हुई है जिसकी डेफिनेशन, या फिर आप एपलेट अथॉरिटी जो है प्रिस्क्राइब्ड उसके पास जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कही गई है इसमें। अब आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेजुटी, कि ग्रेजुटी के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन पर्सन है जो ग्रेजुटी की डिमांड कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं, ये बात अब देखते हैं। देखिए हम पहले भी देख चुके हैं, कोई भी एम्प्लॉयर जिसने कम से कम 5 साल की सर्विस दी हो वही इंटाइटल्ड हो सकता है ग्रेजुटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बात हमने देखी कि कॉन्टीन्यूस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस सर्विस कि कुछ कंडीशंस पर नेसेसरी नहीं है, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। कहाँ पर, जहाँ पर एम्प्लॉय जो है उसकी जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो या तो उसकी डेथ की वजह से हो जाता है, या फिर उसे डिसेबलमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट होता है, जहाँ पर उसे, क्योंकि फिर वो काम करने लायक नहीं बचता। तो अगर ऐसा देखिए यहाँ पर इन दो सिचुएशंस पे क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय की मर्जी नहीं है, अगर उसकी डेथ हो गई या वो डिसेबल हो गया, इसलिए ये 5 साल का पीरियड इन दो केसेस पर, कि वो डिसेबल हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो इन रीजंस की वजह से वहाँ पर उस पर 5 साल का जो मैंडेटरी प्रोविज़न है कॉन्टीन्यूअस सर्विस का वो अप्लाई नहीं होता। उसकी सर्विस 2 साल की है, 2.5 साल की है, वहाँ पर उसे तब भी ग्रेजुटी मिलेगी, ठीक है। तो ये दीज आर द कंडीशंस फॉर द ग्रेजुटी। हाउ डज इट वर्क, लेट्स सी इट। एन एम्प्लॉयर में ऑफर ग्रेजुटी आउट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट्स फंड। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुटी एम्प्लॉयर देगा कहाँ से, ये क्वेश्चन है कि वो ग्रेजुटी फंड जो है वो कहाँ से रेज किया जाएगा, ग्रेजुटी फंड, ठीक है। एम्प्लॉयर को कहीं से तो एक
कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे ना, तो उसके लिए वो ग्रेच्युटी फंड कहाँ से आएगा, इस बारे में कहा गया है इसमें इस्टेब्लिश कहाँ पर कि एक एम्प्लॉयर एक इस्टेब्लिशमेंट फंड अपने एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एक इस्टेब्लिशमेंट फंड बना सकता है और उससे ग्रेच्युटी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। या फिर वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और एक ग्रुप ग्रेच्युटी, ये इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स होते हैं जिसमें ग्रुप ग्रेच्युटी प्लान होता है। और इस तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर वो एक ग्रुप ग्रेच्युटी प्लान को परचेज करेगा उस कंपनी से, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर जो है एक लाइफ इंश्योरर या फिर लाइफ इंश्योरर को जो है चूज़ करता है, तो उसे एनुअल कॉन्स्ट्रिब्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या है, उसे जो लाइफ इंश्योरर है उस मान लीजिए उसको चूज़ करता है तो उसे एक एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि मान लीजिए जो कोई ग्रेच्युटी फंड बनाया है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई ग्रेच्युटी फंड है जो कि एम्प्लॉयर ने बनाया है ग्रेच्युटी को पेमेंट करने के लिए, तो एम्प्लॉयर को भी ये एम्प्लॉई को भी ये डिस्क्रिशन किया दिया गया है कि वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। तो उस क्योंकि उससे तो उसका ही पेमेंट, उसका ही बढ़ेगा अमाउंट, ठीक है, इसलिए उसको भी ये एक डिस्क्रिशन दिया गया है। तो बेसिकली ग्रेच्युटी कहाँ से दी जाती है, या तो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रेच्युटी फंड होता है, या फिर जो एम्प्लॉयर है वो कांटेक्ट करता है किसी इंश्योरेंस कंपनी से और वो इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करता है एक ग्रुप ग्रेच्युटी प्लान को, और उसके थ्रू फिर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस सर्विस में। देखिए हमने कंडीशंस में पढ़ा ना, 5 साल की 5 ईयर्स की कॉन्टीन्यूस सर्विस होनी चाहिए। 5 ईयर की कॉन्टीन्यूस सर्विस का मतलब क्या है कि ग्रेच्युटी पेबल होगी एक एम्प्लॉय को उसके टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, अगर उसने 5 साल से कम की कॉन्टीन्यूस सर्विस नहीं दी है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि कॉन्टीन्यूस सर्विस है क्या, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस सर्विस के बारे में ये बात कहा गया है कि कोई भी an employee shall be said to be in the continuous service for a period or for a period if, मतलब किसी भी पीरियड के लिए उसकी continuous सर्विस कब मानी जाएगी, if he has for that period been in interrupted service, मतलब कि अगर वो उस 5 साल या जो भी साल अगर कॉन्टीन्यूस सर्विस की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है, तो कॉन्टीन्यूस सर्विस उसे कहा जाएगा कि अगर वो उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, उसने अपनी जो है इन अनइंटरप्टेड सर्विस दी है, ठीक है। अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्टेड सर्विस दी है। अनइंटरप्टेड सर्विस में क्या इंक्लूड होगा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, छुट्टी हो सकती है, ठीक है, या एब्सेंस हो सकता है ड्यूटी से बिना लीव के, ले ऑफ किया जा सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, लॉकआउट की सिचुएशन हो सकती है, सेसेशन ऑफ वर्क हो सकता है। लेकिन सेसेशन ऑफ वर्क एम्प्लॉय के फॉल्ट की वजह से नहीं होना चाहिए, अगर किसी और दूसरे वजह से सेसेशन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर ये सब कुछ होता है तो वो सारा कुछ अनइंटरप्टेड सर्विस में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो जो ये जितना कुछ है, यानी कि सिकनेस हो जाती है उस वजह से नहीं जा पाता, एक्सीडेंट हो गया उसका, कुछ उसको डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, उसे जो है ले ऑफ किया गया है, उस स्ट्राइक करी है उसने, ठीक है, या लॉकआउट हुआ है, या कोई सेसेशन ऑफ वर्क हुआ है जिसमें उसकी मिस्टेक नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ध्यान रखिए ये अनइंटरप्टेड सर्विस में ही आएगा। ये अगर वहाँ पर वो इन सब वजहों से कुछ दिन तक नहीं जा पाया है एम्प्लॉयमेंट में या वर्क प्लेस पे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी सर्विस इंटरप्ट हो गई थी, वो अनइंटरप्टेड में ही आएगा, वो कॉन्टीन्यूअस सर्विस में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो और ऐसा चाहे पहले हुआ हो इस एक्ट के आने से पहले, चाहे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूअस सर्विस हो गया ये। अब इसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। इम्पॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड एट 15 days वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय फॉर सच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। मतलब कि 15 डेज जो एम्प्लॉय ने सबसे लास्ट में, ठीक है, जब उसे ग्रेच्युटी मिलनी है उसके जस्ट पहले जब भी उसने वेजेस अपनी जो है ड्रॉ करी है, वो इसके बेसिस पर 15 दिन के, लास्ट 15 दिन के वेजेस पर काउंट की जाती है, ठीक है। द मंथली वेज इज डिवाइडेड बाई 26 एंड मल्टीप्लाइड बाई 15। मतलब कि जो मंथली वेजेस है वो 26 में डिवाइड की जाती है और 15 से मल्टीप्लाई की जाती है।
In computing a completed year of service, the period in excess of 6 months shall be taken as a full year. मतलब कि क्या लिखा है कि अगर completed year of service है, the period in excess of 6 months, मतलब मान लीजिए किसी ने आपको टाइम पीरियड वो करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन कंप्यूटिंग अ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस आपको देखना है, तो तब एम्प्लॉयर को देखना है, मीन द पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी टेकन एज फुल ईयर। मतलब कि अगर किसी ने 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो उसको 1 साल की तरह लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका पूरा वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, पूरा इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। ग्रेचुटी कैसे, अब ग्रेचुटी निकालने का क्या फार्मूला है पहले आप ये देखिए। ग्रेचुटी निकालने का इसमें क्या दिया हुआ है, मंथली सैलरी, ठीक है, इंटू 15 डेज इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसको आप और इसके जो नीचे दिया हुआ है फार्मूला उस पर आप देखकर क्लियरली समझ सकते हैं कि ग्रेचुटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो इंटू 15/26, उसको 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इस फॉर्मूला को आप देखिए, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस। जैसे लास्ट ड्रॉन सैलरी 15,000 है तो उसका गुणा 15/26 से कर मान लीजिए 10 साल की सर्विस हुई है तो 10 मल्टीप्लाई करिए। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है इसको आप करके भी देख सकते हैं मैथमेटिकली। द रेशियो 15/26 रिप्रेजेंट्स 15 डेज आउट ऑफ द 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ। मतलब कि इसमें हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वन सेकेंड। हेलो, हाँ, so today for the urgent reasons we have to conclude the class. Just see the calculation, okay. uh, Till we will discuss the topic in the next class. Okay, thank you.